Hello students, today's unit is solution. Topic is freezing point and depression in freezing point. So first of all we'll study what is freezing point. So what is freezing point? See, freezing point and melting point of a substance is same, है ना. जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, वो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है. तो हम फ्रीजिंग पॉइंट एंड से पकड़ रहे हैं. व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? यस, फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature. Again it is related with temperature. When the vapor pressure of a liquid become equal to its सॉलिड स्टेट. नॉर्मली आप बोलेंगे जब एक लिक्विड फ्रीज करता है, पानी को अगर आप ठंडा करते जाओ एक स्टेज पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. जब वो फ्रीज होना स्टार्ट होता हम बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया. साइंटिफिकली व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट. लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाता है. क्या मतलब है देखते हैं. बेटा ये एक बीकर है और मान लेते हैं इस बीकर में वाटर है, ठीक है ना. वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल देता हूं मैं, रूम टेम्परेचर पे. अब बेटा ये जो वाटर है आपने देखा होगा इसमें से वेपर्स निकल रहे होते हैं. वाटर तो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट करता है. तो जो वाटर है इसका कुछ वेपर प्रेशर है ना. 25 डिग्री सेल्सियस पर इस वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है ना. कोई वैल्यू ऐसे ही लेट कर लेता हूं मैं. मान लो ये जो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ दिस वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 100 टॉर. ऐसे लेट कर लिया मैंने, एक वैल्यू लेट कर लिया आपको समझाने के लिए. अब बड़ा मैं यहां पे लिखता हूं एक ये एक ब्लॉक है, मान लो ये प्योर आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस. अच्छा बेटा आपने कभी आइस में से भी तो वेपर्स निकलते देखे होंगे. कभी कहीं रोड साइड पे अगर बड़ी सारी आइस पड़ी हो, आइस की ब्रिक पड़ी हो बहुत बड़ी, तो उसमें से भी कई बार ना वेपर्स निकलते हुए दिखेंगे आपको. कुछ आइस का भी वेपर प्रेशर होता है. वो अलग बात है कि आइस का वेपर प्रेशर वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है. मैं यहाँ लिखता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ आइस. मान लो ये 60 टॉर है. बेटा आइस में से भी वेपर निकलते हैं. अच्छा आप बताइए वाटर और आइस किसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, सॉलिड में या लिक्विड में? सॉलिड में. सॉलिड के बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है. अब बेटा बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रांग है तो इसके वेपर्स कम निकल रहे होंगे और वाटर के बॉन्ड इसके कंपैरिजन में थोड़े वीक हैं, है ना. वाटर में फ्रीडम है, मोबिलिटी है, तो इसके वेपर ज़्यादा निकल रहे हैं. बॉन्ड वीक है, यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है ना. तो जब कोई भी जो सॉलिड होएगा उसमें बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और बॉन्ड अगर स्ट्रांग होएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है. तो ये आ गया वाटर, प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर 100 टॉर है. ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका वेपर प्रेशर मैंने 60 टॉर लेट कर लिया. अब बेटा मान लीजिए आप इस वाटर को ना ठंडा करते हैं. ठंडा मतलब इसको कूल करते हैं 25 से 24, 23, 22. बेटा जैसे जैसे आप इसको ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. याद है ना, गर्म करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है तो ठंडा करने से वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. बेटा जैसे इसका वेपर प्रेशर 100 है ना, जैसे ये 60 पहुंचेगा इस वाटर को ठंडा करने पर इसका वेपर प्रेशर जैसे 60 मतलब आइस के बराबर होएगा, ये वाटर फ्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, दिस इज लिक्विड, become equal to that of its solid state. ठीक है. so freezing point is the temperature when the vapor pressure of a liquid become equal to that of solid state. बेटा जब ये सॉलिड स्टेट में आता है वाटर, उस केस में आइस और वाटर फिर एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं. ठीक है. तो आपको क्या करना है, लिक्विड को ठंडा करना है. इतना ठंडा करना है कि उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाए और बेटा जैसे वो सॉलिड स्टेट के बराबर होता है वो फ्रीज कर जाता है. ओके. अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेट. अगेन दिस इज आइस. बेटा इस आइस में अगर मैं शुगर डिजॉल्व कर देता हूं, ठीक है. नो दिस आइस कंटेन्स शुगर इन इट. ठीक है ना, शुगर इन
आइस। अब बताओ शुगर वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल है ना, है ना। तो शुगर के मॉलिक्यूल जो आइस के अंदर है वो तो इवेपोरेट नहीं करेंगे। तो बताओ मुझे, आइस में से जो वेपर निकल रहे थे, इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया या बढ़ गया? हाँ, इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि अब आइस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट नहीं करेंगे। तो अगर आप आइस में शुगर ऐड कर देते हैं सेम टेम्परेचर पर, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो आइस का जो वेपर प्रेशर है, मैं आप लिखता हूं, वेपर प्रेशर जो है इसका, ये मान लीजिए 60 से भी कम 50 टॉर हो गया। तो अगर हम किसी सॉलिड में, वोलाटाइल सॉलिड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब आपने सोच के बताना है कि अगर ये वाटर को ठंडा करूं मैं, है ना, वाटर को ठंडा करूं 100 से पहले कहां लाया था 60, अब कहां लेके जाना मुझे 50। आपको क्या लगता है, आप सेकंड केस में इस वाटर को मुझे ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा या कम ठंडा करना पड़ेगा? 100 से 60 लाने के लिए कम ठंडा करना पड़ेगा, और 100 से 50 लाना है तो और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। इज दैट इट? तो बेटा क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो अगर मैंने आइस में शुगर ऐड कर दिया तो इस आइस का वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना, 60 की जगह 50 हो गया। अब बेटा इस वाटर को अगर मुझे दोबारा फ्रीज करना है, इस स्टेट पे लेके आना है, इस वाटर को यहां लेके आना है मुझे, है ना, तो ऑटोमेटिकली पहले से मुझे ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। माइट भी आपके दिमाग में आ रहा हो, सर ये वाटर है, ये तो आइस थोड़ी है ना, सॉरी ये वाटर है, इसमें शुगर थोड़ी है। तो उसके लिए आपने अपने दिमाग में ये सोचना है। बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं शुगर सोल्यूशन को, मान लो ये शुगर सोल्यूशन है बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो शुगर सोल्यूशन है, जब मैं इसको ठंडा करूं तो कौन फ्रीज करता है, ठीक है ना, हु फ्रीजेज व्हेन ए शुगर सोल्यूशन, दिस शुगर सोल्यूशन, अगर मैं इसको कूल करता हूं, है ना, जैसे फ्रीज करता है, तो हु फ्रीजेज? नंबर 1 वाटर फ्रीजेज, नंबर 2 शुगर फ्रीजेज, नंबर 3 सोल्यूशन फ्रीजेज। आप बताएंगे कौन फ्रीज करेगा? अगर मैं शुगर सोल्यूशन, जिसमें पानी और शुगर दोनों है, उसको ठंडा करता हूं, जब वो फ्रीज करता है तो कौन फ्रीज करेगा? वाटर फ्रीज करेगा, शुगर फ्रीज करेगा, या सोल्यूशन फ्रीज करेगा? आप सोच रहे हैं सोल्यूशन फ्रीज करेगा। साइंटिफिकली मैं ये बोलूंगा, जो शुगर होता है ना, शुगर, वो तो पहले ही सॉलिड होता है। तो जो सॉलिड होता है वो क्या फ्रीज करेगा? समझ रहे हो, है ना। अगर मैं 0 डिग्री पर या 25 डिग्री पर शुगर बाहर रख दूं, वो तो सॉलिड है। आप सॉलिड को ठंडा करेंगे तो फ्रीज क्या करेगा? वो तो ऑलरेडी सॉलिड है। वो अलग बात है कि शुगर इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया, लेकिन इस टेम्परेचर पर शुगर होता तो सॉलिड ही है। तो बेटा होता क्या है, अगर आप शुगर सोल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो इसके बीच में ना आइस के क्रिस्टल बनते हैं, शुगर के नहीं, इसके बीच में आइस के, मतलब वाटर फ्रीज करता है। जब हम शुगर सोल्यूशन को, है ना, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट नॉन वोलाटाइल है, उसको फ्रीज करते हैं, तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट वो तो फ्रीज करेगा नहीं, तो इसके बीच में आइस के क्रिस्टल बनेंगे, तो वो जो बीच का सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो फ्रीज करता है। इसलिए मैंने इसको, इस सॉल्वेंट को इसके साथ कंपेयर किया मैंने। ओके, ठीक है। सो जब भी हम शुगर सोल्यूशन को ठंडा करते हैं तो उसमें शुगर फ्रीज नहीं करता है, उसके बीच में आइस के क्रिस्टल बनते हैं, उसका जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज करता है, ठीक है। सो व्हेन अ शुगर सोल्यूशन इज कूल्ड, इट इज द सॉल्वेंट वाटर विच गेट्स फ्रोजन, नॉट द शुगर पार्ट। उसी कंसिडरेशन को लेते हुए मैंने इस सॉल्वेंट को इस सोल्यूशन के साथ कंपेयर किया। तो अगर मैं एक सॉलिड में आइस ऐड कर देता हूं, तो उस केस में एक सॉलिड में मैं सल्यूट, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर देता हूं, तो बेटा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो लिक्विड को ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो फ्रीज कर पाए। अगर मैं इस बात को डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं एक, तो इस तरफ मैं प्लॉट करता हूं वेपर प्रेशर, ओके, इस तरफ प्लॉट करता हूं टेम्परेचर, ओके। तो सबसे पहले मैं वाटर की बात करता हूं। मान लो ये वाटर है रूम टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, रूम टेम्परेचर। दिस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यहां लिखता हूं प्योर वाटर, है ना। जैसे मैं इसको ठंडा करूंगा, इसका वेपर प्रेशर बेटा कम होगा, है ना। प्योर वाटर, इसका वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, कम होता जा रहा है। कम होते होते मान लो ये पॉइंट, ये आइस है, या मैं आइस लिखता हूं। देखो वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा, आइस का वेपर प्रेशर कम है। तो जैसे आप इसको ठंडा करेंगे, जैसे इसका वेपर प्रेशर आइस के बराबर हो जाएगा, ये वाटर फ्रीज कर जाएगा। नो, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट। ये आ जाएगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं।
जब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के बराबर हो जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं TF0। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, ये जो आइस है, कभी आपने सोचा अगर मैं आइस को और ठंडा करूं, 0 से -1, -2, -3, -4 ले जाऊं? बेटा जैसे जैसे मैं आइस को ठंडा करता हूं ना, तो उसके बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। ठंडा करने का मतलब क्या होता है? हीट बाहर निकालना। उसके बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, और बड़ा बॉन्ड जितने स्ट्रांग हो जाएंगे आइस उतनी हार्ड हो जाएगी और उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो आइस को ठंडा करने पर इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। और ये जो लाइन है ज़्यादा यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन। ये लाइन ज़्यादा यूनिफॉर्म और स्टीप इसलिए है क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा यूनिफॉर्म होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। बड़ा ये जो लाइन है, इस लाइन में ये वाटर लिक्विड है, मैं इसको लिखता हूं लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, और ये जो लाइन है, इस लाइन में वाटर आइस की फॉर्म में, इसको मैं लिखता हूं सॉलिड सॉल्वेंट। ओके, ये आ गया लिक्विड सॉल्वेंट की लाइन, ये आ गई सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन। और बेटा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आइस के बराबर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हुआ तो ये फ्रीज कर गया। दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब आते हैं सेकंड केस में। ये जो सॉल्वेंट है, अगर मैं इसमें शुगर या साल्ट ऐड कर दूं, बेटा शुगर या साल्ट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देखो नीचे आ गया। नाउ दिस इज सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्वेंट का या वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब बेटा इस सॉल्यूशन को अगर मैं ठंडा करता हूं तो देखो इसका भी वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। देख रहे हैं आप, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और कहीं यहां पर आकर इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो रहा है। ओके, यहां पे आकर ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रीज करेगा। नाउ दिस इज सेकंड पॉइंट। दिस सेकंड पॉइंट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मैं इसको TF लिख देता हूं। और क्या आपने देखा, जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है पहले वाले फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो उसमें शुगर सॉल्यूशन ऐड कर दो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 या -2, 0 से नीचे चला जाएगा। देयर विल बी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये प्योर वाटर है, ये सॉल्यूशन है। जैसे सॉल्यूशन को ठंडा किया, उसका वेपर प्रेशर कम होने लगा, और इस पॉइंट पर आकर उसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। यहां पे आके ये फ्रीज कर जाएगा। इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट इज डिप्रेशन? यहां लिखता हूं डेल्टा TF, दैट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिफरेंस हो गया, सो दैट इज इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस TF, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगेन देखो, ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरफ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा P। देयर इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सर देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन आई विल राइट डेल्टा TF is directly proportional to delta P, which is directly proportional to XB. Hence, depression in freezing point is a colligative property. ठीक है, hence depression in freezing point is a colligative property. ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बड़ा इसका भी डेरिवेशन जो है ना वो पहले की तरह ही है। अगर मैं यहीं पे लिखूं इसको, डेल्टा TF, है ना, इज इक्वल टू K इंटू XB। डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, इज इक्वल टू K इंटू XB। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे K इंटू NB अपॉन Na प्लस NB। ये मैंने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो नीचे NB को निग्लेक्ट करूंगा, Na प्लस NB कैन बी टेकन इक्वल्स टू Na, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम हो जाएंगे। देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू NB अपॉन Na इज इक्वल टू K इंटू NB अपॉन WA डिवाइडेड बाय Ma। अब बड़ा ये Ma को ऊपर ले आता हूं, इज इक्वल टू K इंटू Ma NB अपॉन WA। सो लास्ट में डेल्टा TF इज इक्वल टू, बच्चे इन दोनों की जगह नया कॉन्स्टेंट KF लिख दिया, इन दोनों की जगह नया कॉन्स्टेंट KF लिख दिया, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा M मोलैलिटी। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। ये एक और फार्मूला मैंने ड्राइव किया जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, इनटू KF कांस्टेंट आ गया, M मोलैलिटी हो गया।
KF को हम बोलते हैं यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है और डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। तो मैं वाटर के लिए इसके वैल्यू लिख देता हूं 1.86, ठीक है ना, केल्विन kg पर मोल। ये KF का वैल्यू वाटर के लिए है, लेकिन हर सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M, M इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये रहा इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे प्लीज। थैंक यू।